व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का हिंदी विषय का पेपर आज हम करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर जो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है भक्ति काल की समय सीमा है, तो इसका उत्तर होगा संवत 1375 से 1700। भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700। दूसरा है रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अवधी भाषा है रामचरितमानस की। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो किसके द्वारा लगवाई गई थी? इसका आंसर होगा नगर पालिका द्वारा। अगला प्रश्न है, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो चिकित्सालय का समास विग्रह होगा चिकित्सा का आलय। अगला प्रश्न है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे, कहाँ आकर छिपे थे भोलानाथ? तो इसका आंसर है मैया के आंचल में, मैया के आंचल में आकर छिपे थे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ विकल्प दे रखे, हमें 2 विकल्प दे रखे, 2 में से जो सही हो वो हमें यहाँ लिखना है अपनी कॉपी में। तो इसमें पहला है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी, तो कैसी पूंजी प्रतीत हो रही थी? तो इसमें आएगा अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। अंतिम पूंजी हमें यहाँ लिखना है अंतिम, और यहाँ हो जाएगा विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो क्या कहलाते? तो इसका आंसर होगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ या भरत मुनि? तो इसका आंसर होगा भरत मुनि की परिभाषा, यहाँ हम लिखेंगे भरत मुनि। चौथा है, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है, तो यहाँ आएगा स्वयं। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास होता है, कौन सा समास होता है? द्विगु या अव्ययी भाव? तो इसका आंसर आएगा अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते, बाबूजी या पिताजी? तो इसमें आंसर आएगा बाबूजी। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिरोशिमा में है, जापान में या अमेरिका? तो इसमें आएगा जापान। हिरोशिमा जापान में है। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ियां बनाकर लिखे, तो यहाँ हमें सही जोड़ी बनाना है। इसमें पहला है, छाया मत छूना। अखंड अ में जो दे रखे हैं वह पढ़ लेते हैं हम पहले। छाया मत छूना, पृथ्वीराज रासो। एक कहानी यह भी, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, 9-11 होना, और माता का आंचल। खंड ब में दे रखा, मन्नू भंडारी। महाकाव्य, इच्छावाचक वाक्य, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, और शिव पूजन सहायक, गिरजा कुमार माथुर। तो यहाँ पे खंड ब में ये सब दे रखे हैं, तो हम इनकी जोड़ी बना देते हैं। तो छाया मत छूना इस कविता के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। एक कहानी यह भी की लेखिका मन्नू भंडारी। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छावाचक वाक्य है। और माता का आंचल शिवपूजन सहाय इसके लेखक है। और 9-11 होना का अर्थ होता भाग जाना, लेकिन यहाँ दे रखा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, तो ये गलत है। वास्तव में यहाँ होना 9-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना होना था, यहाँ गलत लिखा है। लेकिन आप जो है इसमें भाग जाना लिख दीजिएगा, तो आपका यह आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और कोई ऑप्शन है हमारे पास है नहीं। आप भाग जाना कोष्टक में यहाँ लिख देना, जिससे कि आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा और पूरे में से पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो ये सही जोड़ी थी। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला है, प्रश्न पहला है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो इसका आंसर होगा, विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा आंसर लिखना है। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, विश्व के सकल जन कैसे के स्थान पर लिखेंगे, गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, और पूर्ण विराम लगेगा। और इसी प्रकार जो हमने जोड़ी ऊपर बनाई थी, ठीक है, तो आपको एग्जाम में से आंसर में से लाइन नहीं बनानी है, जिसके सामने जो आएगा उसका जोड़ी जिससे बनेगी वही लिखना है। जैसे छाया मत छूना के सामने आपको लिखना है गिरजा कुमार माथुर, पृथ्वीराज रासो के सामने महाकाव्य,
एक कहानी यह भी के सामने मन्नू भंडारी। इस प्रकार आपको जोड़ी बनानी है और यहाँ पर आपको उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पे जैसा प्रश्न है वैसा ही आंसर आएगा। उत्तर इसका आएगा विश्व के सकल जन। कैसे के स्थान पर आप लिखोगे गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ जन सामान्य की पीड़ा से है। जन सामान्य की पीड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या के स्थान पर लिखना है आंसर में। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ जन सामान्य की पीड़ा है और पूर्ण विराम आएगा। इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं। तो इसमें आएगा छंद। वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को छंद कहते हैं। अगला है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो इसका उत्तर आएगा नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। लगभग 2 फुट ऊंची थी। इसके बाद अगला प्रश्न है उपासना करने वाला क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। ये पूरा लिखना है आपको आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया को माना जाता है। देहाती दुनिया को माना जाता है। तो आंचलिक उपन्यास का नाम लिखना था जो कि है देहाती दुनिया। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 तक कर लिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 5वां है इसमें है सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें जो पहला प्रश्न है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। तो ये है सत्य। दूसरा है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो यह असत्य है। तीसरा है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। तो ये सत्य है। अगला है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी। यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ स्वस्थ विधिवाचक वाक्य है। तो ये भी सत्य है। और तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तो यह भी सत्य। तो ये जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है ये हमने कर लिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से लगाकर प्रश्न नंबर 15 तक के जो प्रश्न है 2-2 नंबर के प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 6 से लगाकर 15 तक के सभी प्रश्नों में विकल्प दे रखे हैं। मतलब 2 में से कोई सा एक क्वेश्चन दे रखा आपको अथवा में प्रश्न दे रखे। मतलब 2 में से कोई सा एक प्रश्न करना है। तो इनके उत्तर हम कॉपी में करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इनमें से किसी भी एक प्रश्न के उत्तर हमने लिख रखे हैं जिससे कि आप आसानी से एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखो। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे। 2 में से एक प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भक्ति काल के साहित्य में समन्वय की भावना है। और दूसरी विशेषता भक्ति काल की 2 प्रमुख शाखाएं सगुण व निर्गुण भक्ति है। तो यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न में हमें 2 विशेषताएं लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर प्राप्त होंगे क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है यह और 2 विशेषताएं हमसे पूछी है। तो 2 विशेषताएं हमने लिख दी। भक्ति काल के साहित्य में समन्वय की भावना है और दूसरी विशेषता भक्ति काल की 2 प्रमुख शाखाएं सगुण व निर्गुण भक्ति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम तथा उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखे। यह प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वें का यह प्रश्न जो है अथवा वाला प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम है काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो रचनाओं के नाम है रामचरितमानस गीतावली। यह इसका उत्तर है। यहाँ से उत्तर शुरू हो रहा। रचनाएं रामचरितमानस गीतावली। काव्यगत विशेषताएं है तुलसीदास जी ने अवधी व ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य रचना की है। उनके काव्य में दोहा चौपाई आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें भी 2 प्रश्न हैं। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। और उसके अथवा में है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो हमने जिस प्रश्न का उत्तर लिखा वह है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इसका उत्तर है फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठा है। तो यहाँ से उत्तर है 2 पॉइंट हमने लिखे हैं कि कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। तो पहला कारण यह है कि फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठा है।
और दूसरा है फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है, इसलिए कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 9वां है, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसके अथवा में है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसका उत्तर है महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं और इसका उदाहरण है रामचरितमानस, कामायनी, दोनों महाकाव्य के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10 है। तो 10 में भी 2 क्वेश्चन जो दे रखे हैं, आख्यानक गीतिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखिए और अथवा में है पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा, तो इसका उत्तर है पाठ्य मुक्तक काव्य से आशय ऐसे काव्य से है जो पढ़े जाते हैं, इसमें एक ही भाव की गहनता होती है और इसका उदाहरण है बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, ये सारे पाठ्य मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 11 है, उसमें भी हमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन दे रखे थे। कोई 2 उपन्यास के नाम है, उनके लेखकों के नाम लिखिए और इसके अथवा में था किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम है, उनकी 2-2 कहानियों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे 2 उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखे हैं। तो इसका उत्तर है सबसे पहले है प्रेमचंद, इनके 2 उपन्यास है गोदान और गबन, और दूसरे है फणीश्वर नाथ रेणु, इनके उपन्यास है मेला आंचल और दीर्घतपा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हमने यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उत्तर लिखा है। तो इसका उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल सुबोध हिंदी भाषा है। उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम व देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी शैली ओजपूर्ण व अलंकारिक है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 13 है, बालगोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, और इसके अथवा में जो प्रश्न था वह है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो हमने जिस प्रश्न का उत्तर लिखा वह है बालगोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो इसमें भी हमने दो ही जो इसके कारण लिखे हैं, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। तो पहला लिखा बालगोविंद भगत कबीर पंथियों के जैसी कनफटी टोपी लगाते थे और मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे, और दूसरा है बालगोविंद भगत कबीर की तरह ही साधु स्वभाव के थे। प्रश्न नंबर 14 है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसके अथवा में दे रखा है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। और इसके उदाहरण है ही, तो, भी आदि, ये निपात शब्द है। तो इसका उदाहरण हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे, और इसके अथवा में है लेखक अज्ञेय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो हमने इस पहले वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका उत्तर है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे क्योंकि लाट पर जिंदा नाक लगने की बात पर आम जनता में हंगामा हो जाता। व्यवस्था में दोष के कारण सरकार कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए अखबारों ने कुछ नहीं लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर अथवा संचारी भाव में स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो हमने इसमें अथवा वाला प्रश्न करा है, संचारी भाव में स्थायी भाव में अंतर लिखिए। उत्तर होगा संचारी भाव और स्थायी भाव दोनों लिख देंगे हम ऊपर। और इसमें जो अंतर है पहला है, तो यह जो प्रश्न था संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर वाला है 3 नंबर का प्रश्न है, तो हमें 3 अंतर लिखने होंगे, इसलिए 3 अंतर लिखेंगे तो हमें 3 अंक पूरे प्राप्त होंगे। तो इसमें पहला अंतर है संचारी भाव सहदेव के हृदय में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते व लुप्त होते हैं, और स्थायी भाव में स्थायी भाव सहदेव के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। दूसरा अंतर है एक रस के साथ एक से अधिक संचारी भाव रह सकते हैं, और इसमें दूसरा अंतर है एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तीसरा है संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है। तो संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर है। और हमने कक्षा 10वीं की व्याकरण का जब वीडियो बनाया था तो उसमें भी अंतर दे रखा, बहुत ही आसान है, और उसमें व्याकरण के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिससे कि आपको कक्षा 10वीं की व्याकरण की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और वार्षिक परीक्षा में आपको सारे ही प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे।
अगला प्रश्न है, लोकोक्ति व मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वाक्य के अंतर्गत ही हो सकता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। दूसरा अंतर है, मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है। तीसरा अंतर है, मुहावरे वास्तव में शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग होते हैं, जबकि लोकोक्तियां किसी मान्यता के आधार पर बने वाक्य होते हैं। तो ये 3 अंतर है जो कि हमें लोकोक्ति और मुहावरे में लिखना है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके बाद के क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनेगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, बाकी विषय के प्रश्नोत्तर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।